आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। जो गुप्त साम्राज्य भारत में स्वर्ण युग का प्रतीक माना जाता है, ऐसे कौन से कारण हुए जिसकी वजह से उसका अवसान हुआ, उसका पतन हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने जिस गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, वह साम्राज्य समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सतत परिश्रम और कार्यकुशलता के कारण उन्नति के चरम पर पहुंच गया था। स्कंदगुप्त योग्य गुप्त सम्राटों की श्रृंखला में अंतिम नरेश था, जिसके प्रताप का सूर्य समस्त उत्तरी भारत में चमका था। यद्यपि विदेशी आक्रमणों और हूणों ने उसे निर्बल समझकर गुप्त साम्राज्य पर प्रहार किया, किंतु स्कंदगुप्त ने इन विदेशी आक्रमणकारियों को साम्राज्य से बाहर खदेड़ दिया और विरासत में मिले अपने साम्राज्य को जो का त्यों बनाए रखा। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई थी। क्यों हुई, किन कारणों से हुई, वही हमें जानने हैं। 5वीं सदी के मध्य तक गुप्तों की जो विस्तृत साम्राज्य था, उसकी प्रभा क्षीण होने लगी थी तथा स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी धीरे धीरे अपना साम्राज्य खोने लगे। अंतिम समय में उनका राज्य जो था वो मगध तक सीमित रह गया। ऐसे शक्तिहीन और जो कमजोर शासक थे, उनके वजह से गुप्त साम्राज्य का अंत स्वाभाविक था। अतः उन कारणों पर विचार करना जरूरी होगा जिससे कि गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, अंत हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। सबसे पहला जो कारण है वो है बाह्य आक्रमण, जो बाहरी विदेशी आक्रमण हो रहे थे। राजनीति का यह साधारण सिद्धांत है कि शत्रु किसी शासक पर उसी समय आक्रमण करता है जब वह उसे शक्तिहीन समझता है। शक्तिशाली राज्य पर आक्रमण कर अपना विनाश कोई मोल नहीं लेता है। अतः राजनीति के सिद्धांत के अनुसार बाहरी शत्रुओं ने जो आक्रमण किए थे, उससे ये पता चलता है कि इस राज्य की निर्बलता की सूचक है। उन्हें पता चल चुका था कि शासक और राज्य निर्बल है। स्कंदगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य पर हूणों ने आक्रमण किया, किंतु उस शक्ति संपन्न गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर हूणों ने भूल की। फलस्वरूप स्कंदगुप्त के हाथों उन्हें पराजित होना पड़ा। किंतु स्कंदगुप्त के पश्चात जो उसके उत्तराधिकारी थे, उसके समय में आंतरिक विद्रोह और आर्थिक रूप से अवनति से गुप्त राजसत्ता जो कमजोर पड़ने लगी थी और उन्होंने पुनः भारत पर अतिक्रमण करना आरंभ कर दिया था। भानुगुप्त और बालादित्य के समय हूण राजा तोरमान का आक्रमण हुआ। एरन नामक स्थान पर भानुगुप्त व तोरमान की सेनाओं में भीषण संग्राम हुआ, जिसमें भानुगुप्त का सामंत गोपराज मारा गया तथा भानुगुप्त जो था वो पराजित हुआ। फलस्वरूप पूर्वी मालवा पर हूणों का अधिकार हो गया। मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार हूण मालवा के विजय के पश्चात मगध की तरफ बढ़े, जिससे कि जो प्रमुख क्षेत्र था गुप्तों का, वही असुरक्षित हो गया। तोरमान के पुत्र मिहिर कुल के ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि 513 से 528 तक मिहिर कुल का मध्य भारत पर पूर्ण आधिपत्य रहा और उस समय उत्तरी भारत में गुप्तों की जगह वही एकमात्र सर्वशक्तिशाली राजा था। यद्यपि भानुगुप्त ने लगभग 529 से 30 ईस्वी में हूणों को पुनः पराजित कर दिया था, किंतु वह गुप्त राजशक्ति को पुनः दृढ़ और संगठित नहीं कर पाया था तथा गुप्त साम्राज्य के विघटन को भी नहीं रोक सका था। इन विवरणों से ज्ञात होता है कि हूणों तथा गुप्तों में सर्वदा शत्रुता रही और हूणों के निरंतर आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ और खोखला हो गया और जो शासक थे वो हूणों का सामना नहीं कर पा रहे थे। दूसरा कारण है, जो प्रमुख कारण है, वो है आंतरिक दुर्बलता। गुप्त सम्राट पूर्व में शूरवीर थे तथा उनका प्रताप जो था वह सर्वत्र व्याप्त था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को दिग्विजय के कारण समस्त भारतीय शासकों का उनका लोहा मानना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने छोटी सी अवस्था में अपना बल का परिचय दिया था। ऐसे वंश में उत्पन्न होने पर भी स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल हो गई और सामंत तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे। सेनापति भट्टारक ने वल्लभी में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली और मैत्रक वंश की स्थापना की। उसके उत्तराधिकारियों ने गुप्त साम्राज्य से अपना संबंध ही विच्छेद कर लिया। इसी प्रकार सामंत लक्ष्मण गुप्त के लेख से गुप्त सम्राट का उल्लेख ही नहीं मिलता है, तो वो भी संभवतः गुप्त साम्राज्य से अपना संबंध विच्छेद कर चुका था और अपने आप को स्वतंत्र कर चुका था। सामंत परिवारजक महाराज हस्तीन भूमिदान पत्र अपने नाम से प्रसिद्ध करने लगा था। उसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए। हस्तिन के पुत्र संक्षोभ ने खोह ताम्रपत्र में तथा सामंत राजा उच्च कल्प महाराज शर्वनाथ के खोह ताम्रपत्र में गुप्त सम्राट का उल्लेख ही नहीं है। अतः हूणों का आक्रमण जब हुआ, उसके पश्चात जो गुप्तों के सामंत थे, जो उसके अधीन प्रांत थे, पड़ोसी प्रांत थे, वो स्वतंत्र होने लगे थे। हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के आंतरिक कलह और विद्रोह से उत्पन्न दुर्बलता का प्रतिफल था।
मालवराज यशोधर्मन ने हिमाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में समुद्र पर्यंत समस्त देश पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस यशोधर्मन के हाथों अंतिम गुप्त सम्राट वज्र भी मारा गया, पराजित हुआ। कन्नौज के मौखरियों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। बंगाल में गौड़ वंश के शासक स्वतंत्र हो गए। दक्षिण में वाकाटक राज्यों पर भी गुप्तों का प्रभाव जो था वो समाप्त हो गया। गुप्त सम्राटों की शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि वे पुनः संभल ही नहीं सके। इस दुर्बलता का शत्रुओं ने लाभ उठाया और गुप्त साम्राज्य के अंत में योगदान दिया। तीसरा कारण है कुशल परराष्ट्र नीति का अभाव। अगर किसी भी राज्य को सुदृढ़ रहना है तो उसे कुशल कूटनीति राष्ट्र नीति का पालन करना ही पड़ता है, पर गुप्तों में हम बाद की शासकों में देखते हैं कि उनमें कोई कुशल विदेश नीति का पालन नहीं किया गया। किसी भी साम्राज्य की अखंडता एवं सार्वभौमिकता शासक की कुशल परराष्ट्र नीति पर निर्भर करती है। नीति के आचार्य चाणक्य ने राजकुमारों के लिए राजनीति की शिक्षा को एक आवश्यक अंग बताया है। अतः किसी भी शासक के लिए गृह तथा परराष्ट्र नीति में परिपक्व होना राज्य संचालन के लिए आवश्यक होता है। पूर्व में गुप्त सम्राटों ने इस सिद्धांत का समुचित रूप से पालन किया। समुद्रगुप्त ने परराष्ट्र नीति का प्रयोजन भिन्न भिन्न प्रकार से किया, जो उसकी कार्यकुशलता और कूटनीतिज्ञता का परिचय देता है। इस नीति के कारण समुद्रगुप्त का प्रभाव सुदूर देशों राज्यों तक भी हो गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी मालवा व सौराष्ट्र तथा कुंतल नरेशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उन वैवाहिक संबंधों का उद्देश्य भी राजनीति था, राजनीतिक रूप से अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना। उसके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम तथा स्कंदगुप्त ने भी अपने पूर्वजों की भांति इन नीतियों का अवलंबन कर अपने पैतृक साम्राज्य की रक्षा की, किंतु स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे उनमें इन गुणों का सर्वथा अभाव था। वे न तो शक्तिशाली थे और न ही नीति निपुण। शक्ति और नीति दोनों के अभाव में गुप्त साम्राज्य जो था वो लड़खड़ाने लगा। अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित संबंधों को स्थायी रखना तो दूर, जो बाद के गुप्त सम्राट थे उन्होंने तो उनसे शत्रुता मोल ले ली। वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन द्वितीय चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्त का पौत्र था। नरेंद्र सेन था मालव नरेश के साथ शत्रुता का व्यवहार हो गया था। वाकाटक राजाओं ने जिस समय मालवा पर विजय प्राप्त की उस प्रदेश का शासक संभवतः गुप्त वंशज था। इससे स्पष्ट होता है कि कालांतर में गुप्त नरेशों का व्यवहार सौहार्दपूर्ण नहीं रहा, वो मित्रतापूर्ण रिश्ते नहीं बनाए रख सके, जिसके फलस्वरूप साम्राज्य के भीतर जगह जगह गुप्त राजाओं के शत्रु प्रकट होने लगे। सीमा पर स्थित शासकों के प्रति भी ऐसी नीति का अवलंबन किया गया जिससे कि वह बाहरी आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त हो गया। वो सीमा रक्षा के प्रति सचेत ही नहीं रहे। अतः स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों पर परराष्ट्र नीति का उन्होंने जो पालन नहीं किया वो गुप्त साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। गुप्तों के पतन का अगला कारण था सीमा रक्षा की अवहेलना। स्कंदगुप्त के काल में हुणों ने भारत पर चढ़ाई की, किंतु स्कंदगुप्त ने हुणों की बलशाली सेना को परास्त कर दिया था, उन्हें वापस भगा दिया था। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार इस घटना के 12 वर्ष बाद हूण, शक, पारसिकों ने पुनः भारत पर आक्रमण किया, किंतु वे पुनः पराजित हुए और स्कंदगुप्त ने तीनों जातियों के शासकों को बंदी बनाकर अपने अधीन किया और मरवा डाला। इस कथानक से ये संकेत मिलता है कि स्कंदगुप्त को हुणों से एक से अधिक बार उस आक्रमण का सामना करना पड़ा था। हुणों के आक्रमण का स्कंदगुप्त हुणों ने कई बार आक्रमण किए, किंतु वह हर बार विजयी रहा। जूनागढ़ अभिलेख की छठी पंक्ति से मालूम होता है कि कुचल दिए जाने पर भी हुणों का पश्चिमी भारत पर खतरा बना रहा, जिस कारण स्कंदगुप्त को पश्चिमी भारत के लिए सुयोग्य, सक्षम और बलशाली गोप्त नियुक्त करने पड़े ताकि साम्राज्य की सीमा सुरक्षित रहे। किंतु स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने कभी भी सतलज के पार के पश्चिमी प्रदेशों को जीतने का प्रयत्न ही नहीं किया और न ही उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश की सुरक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था की। फलस्वरूप भानुगुप्त के समय हुणों को पुनः भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला। अतः गुप्त शासकों की सीमा रक्षा की अवहेलना के कारण देश हुणों की बर्बरता का शिकार हुआ। सीमा रक्षा की अवहेलना के कारण सीमांत प्रांत के शासक स्वतंत्र होने की चेष्टा करने लगे, इससे कि गुप्त साम्राज्य जो था वो छिन्न भिन्न हो गया। अंत में मालवराज यशोधर्मन के प्रहार से यह ध्वस्त हो गया था। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था उसके कारण भी गुप्तों की शक्ति कमजोर हुई थी। भारतीय इतिहास में गुप्त काल जो है हिंदू धर्म एवं संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए विख्यात है। गुप्त सम्राटों ने प्राचीन वैदिक धर्म को पुनः जागृत किया। विदेशी शकों को पराजित करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का प्राचीन विरूप धारण किया। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी वैदिक धर्म के लिए प्रयास किए और अनुकूल अश्वमेध यज्ञ और विभिन्न यज्ञों का आयोजन किया। गुप्त शासकों की यह विशेषता थी कि वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त अभिलेखों व सिक्कों में उनके लिए परम भागवत की उपाधि मिलती है। वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हुए भी वो अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हुए भी वे सामरिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे और प्राचीन वैदिक संस्कृति का पालन करते हुए
प्रत्येक रूप से राज्य संचालन के लिए तैयार थे, किंतु स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद वैष्णव धर्म राजधर्म नहीं रहा। भीतरी राजमुद्रा में उल्लेखित वैष्णव उपाधि परम भागवत किसी बात की उल्लेखों में हमें उल्लेखित नहीं मिलती है। संभव है स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ने लग गया था। नरसिंह गुप्त, बालादित्य, बुद्धगुप्त, वैण्यगुप्त ने तो बौद्ध धर्म स्वीकार तक कर लिया था। बौद्ध धर्म के स्वीकार करने से उन पर अहिंसा का गहरा प्रभाव पड़ा और उन्हें सामरिक प्रवृत्ति नष्ट होने लगी। सामरिक प्रवृत्ति का ह्रास होने से उनमें दुर्बलता आने लगी। फलस्वरूप विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। आंतरिक दुर्बलता एवं विदेशी जातियों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य के अट्टालिका को ध्वस्त करने में अद्वितीय योगदान दिया। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख और हर वंश के पतन का कारण होता है, जो राजवंशों के पतन का कारण, वो है योग्य उत्तराधिकारी का अभाव। सारी कमियां अगर होते हुए भी अगर उत्तराधिकारी योग्य है तो वो संभाल लेता है, और कितना ही समृद्ध प्रदेश हो, अगर उत्तराधिकारी अयोग्य है तो वो उसे नष्ट कर देता है। किसी भी साम्राज्य की स्थिरता शासक की योग्यता एवं व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। जब तक शासक शक्तिशाली रहता है, साम्राज्य की शक्ति पर सिर उठाने का साहस कोई नहीं करता। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। ऐसे विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए केंद्रीय शक्ति का दृढ़ होना आवश्यक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त पर्याप्त शक्तिशाली थे, अतः गुप्त साम्राज्य की अखंडता बनी रही। किंतु स्कंदगुप्त के बाद जितने भी गुप्त शासक हुए वे सर्वथा अयोग्य और दुर्बल थे। उनमें अपने पूर्वजों की भांति साम्राज्य को बनाए रखने की योग्यता का अभाव था। गुप्त शासकों की अयोग्यता एवं दुर्बलता से उत्साहित होकर वाकाटकों ने अपने राज्य प्रसारण नीति को आगे बढ़ाया। पुष्यमित्रों के विद्रोह से लाभ उठाकर मालवा के गवर्नर घटोत्कच ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 467-68 के लगभग मालवा के ऊपरी गोविंद गुप्त ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में इतनी योग्यता और क्षमता भी नहीं थी कि वे इन विद्रोहियों को कुचल सके और पुनः अपने साम्राज्य को सुदृढ़ कर सके। वस्तुतः इन विद्रोहियों ने अपना सिर तभी उठाया जबकि उन्होंने देख लिया कि गुप्त सिंहासन पर अयोग्य शासक विद्यमान है। अतः स्कंदगुप्त के पश्चात योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में गुप्त साम्राज्य अपनी अखंडता को बनाए नहीं रख सका। इस प्रकार जिस गुप्त साम्राज्य का प्रभाव शताब्दियों तक समस्त भारत पर विस्तृत था, उसका 6वीं शताब्दी के मध्य भाग तक पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य छोटे बड़े कारण और थे जिन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया। गुप्तों में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था, अतः शासक की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए संघर्ष भी छिड़ा है। चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त में संघर्ष हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त में भी कलह हुई थी। ये गृह कलह साम्राज्य के लिए बड़े घातक सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त गुप्त साम्राज्य अत्यंत विशाल था और राज्य में पर्याप्त आवागमन के साधनों का अभाव था, अतः दीर्घ काल तक साम्राज्य में सुरक्षा और शांति बनाए रखने का कार्य सुलभ नहीं था। अतः जब केंद्र में दुर्बल शासकों की श्रृंखला आरंभ हो गई तो उसके विशाल साम्राज्य का विखंडन आवश्यक हो गया। फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य जो है छिन्न भिन्न हो गया।